हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर। आप सभी को ही पता है महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो जानेंगे आज की वीडियो में महात्मा गांधी जी के बारे में और क्या हमारे पास महात्मा गांधी जी क्या लाइफ स्टोरी क्या रही थी, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी। देखो, सबसे पहले आप एक बेसिक्स की बातें इनके बारे में समझ लेते हैं, मतलब हल्का-फुल्का, मतलब जो भी है इनके बारे में। फिर पूरा का पूरा डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि फेमस क्यों थे? इनकी अपनी फिलॉसफी के लिए ट्रुथ और नॉन वायलेंस, जो इनके जो मेन 2 बेसिक जो प्रिंसिपल थे या 2 पिलर जिनको कह सकते हैं, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे ही पूरी की पूरी लाइफ इन्होंने यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट की थी अपनी। नेशनैलिटी ये थे आपके पास इंडियन, रिलीजन हिंदू रिलीजन के साथ रिलेटेड रखते थे। इनकी मदर का क्या रिलीजन था, फादर का क्या रिलीजन था, अभी स्टार्ट करेंगे। अभी मतलब बेसिक बेसिक सी बात हम यहाँ पर देख लेते हैं। बोर्न सभी को ही पता है 2 अक्टूबर, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आज के दिन 2 अक्टूबर को। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 एनो डोमिनी में, 1869। 2 अक्टूबर 1869 में क्या होता है इनका बर्थ यहाँ पर होता है। जॉडिक साइन एक बार एग्जाम पे पूछ लिया था, हिमाचल के एग्जाम पे पूछ लिया था, तो लिब्रा करके यहाँ पे क्या है इनका जॉडिक साइन है। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो पोरबंदर में। जो काठियावाड़ एजेंसी जो पड़ती थी उस टाइम पे, जो आपके पास इंडिया कहलाता था वो कहलाता था ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जब आपके पास पोरबंदर नामक जगह पे इनका क्या होता है, जन्म होता है। और जो इनकी जो डेथ होती है वो होती है 30 जनवरी 1948 को। नथुराम गोडसे इनको गोली मारते हैं और इसी दिन हम मार्टियर डे या शहीद दिवस भी हम इनको जानते हैं, जो 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। प्लेस ऑफ डेथ की बात कही जाए तो न्यू दिल्ली में जो आपके पास राजघाट है वहाँ पर इनका समाधि स्थल है। आपके पास नेक्स्ट अगर बात कही जाए एपिटैप्स की, मतलब लास्ट में उनके जो वर्ड्स है वो क्या थे, हे राम। फादर का नाम आपके पास क्या है, करमचंद गांधी। और इनके अगर ग्रैंडफादर का नाम पूछा जाए तो उत्तम चंद गांधी। उत्तम चंद गांधी, आई होप आप सबने ये नाम सुना होगा। उत्तम चंद गांधी इनके दादाजी का नाम था और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनकी जो मदर का जो नाम था वो था आपके पास पुतलीबाई। और इनकी जो स्पाउस थी, जो आपके पास इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। देन उनके आपके पास चाइल्ड की अगर बात कही जाए तो 4 बच्चे थे। सबसे पहला जो बच्चा होता है महात्मा गांधी जी का, 1885 में डेथ होती है महात्मा गांधी जी के फादर और उनके बेटे की एक ही साथ। फिर देन उसके बाद उनके 4 बेटे रहते हैं, एक बेटी लक्ष्मी भी वो अडॉप्ट करते हैं। जमनालाल बजाज 5वें आपके पास जो इनके बेटे खुद को मान मतलब महात्मा गांधी जी मानते हैं, वो बात की बातें हैं। फिलहाल इनके 4 जो बेटे थे उनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। आई होप आपने सबने एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, तो उसमें वहाँ पर ये नाम लेते हैं, ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। एजुकेशन की बात कही जाए तो अल्फ्रेड हाई स्कूल में ये लंदन में पढ़े थे। बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने यहाँ पर की थी। राजकोट में भी इन्होंने अपनी नॉर्मल यहाँ पे अपनी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी, सेकेंडरी एजुकेशन, वो राजकोट में की थी। तो अभी हम बात करेंगे, फिलहाल बेसिक सा देख लेते हैं कि थे क्या ये बैरिस्टर थे और अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़े थे। फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया इंडिया में। आप सभी को ही पता है, जब ये आपके पास चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट होके क्विट इंडिया मूवमेंट तक, जब भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई का स्लोगन जब देते हैं, तो 1947 1948 तक ये हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल में रहते हैं। देन अवार्ड की बात कही जाए तो देखो, ये 5 बार नॉमिनेट हुए थे, 5 टाइम नॉमिनेट हुए थे। किसके लिए? 5 टाइम नॉमिनेट होते हैं आपके पास नोबल पीस प्राइज के लिए। नोबल पीस प्राइज के लिए ये भी एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया है वैसे बहुत बार, कि नोबेल पीस प्राइज महात्मा गांधी जी को कितनी बार नॉमिनेट किया गया था। तो 5 बार नॉमिनेट यहाँ पर महात्मा गांधी जी हुए थे, बट नोबेल प्राइज महात्मा गांधी जी को नहीं मिला था। बट इनको जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक अवार्ड मिला था 1930 में, 1930 में टाइम मैगजीन का इनको पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पर बनाया गया था। टाइम मैगजीन क्या करती है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर
पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट करती है 1930 में, 1930 में। ये अभी तक एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं बना है, बट आने वाले एग्जाम पे या आपसे वैसे भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसे कुछ क्वेश्चन जो छिपे रहते हैं वो पक्का कहीं ना कहीं आकर आपको देखने को मिलेंगे। तो 1930 में आपके पास टाइम मैगजीन का मैन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको यहाँ पर मिलता है। ये थी हमारे पास कुछ महात्मा गांधी जी की बेसिक बेसिक बातें। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के अर्ली लाइफ स्टाइल के बारे में, कि महात्मा गांधी जी का अर्ली लाइफ स्टाइल क्या रहा था। तो सबको पता है कि उनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि करमचंद गांधी जी मतलब जो इनके फादर थे, और करमचंद गांधी जी के भी फादर थे उत्तम चंद गांधी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि उत्तम चंद गांधी जो थे हमारे पास, वो महात्मा गांधी जी के फादर का यहाँ पर नाम था, मतलब महात्मा गांधी के ग्रैंडफादर जी का नाम था। और इनका जो बोर्न हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में इनका बर्थ यहाँ पर हुआ था। और उन्हीं की ही याद में हम आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ पर इनका जन्म होता है, पोरबंदर में ये जन्म होता है, जो एक प्रिंसली स्टेट होती है काठियावाड़ की। और कहाँ पर, गुजरात में। उस टाइम पे इंडिया, ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर कहलाता था। उनके जो फादर थे, मैंने आपको क्या बताया, पूरा उनके फादर का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी। मतलब उत्तमचंद गांधी जो है उनके दादाजी हैं, और करमचंद गांधी यहाँ पे उनके फादर हैं। ये थे क्या, सर्व एज द दीवान ऑफ पोरबंदर स्टेट। मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशरों के अंडर जो हमारे पास दीवान, ऐसे ही कुछ मतलब बुक्स में यहाँ पर कहा गया कि दीवान होता क्या था। दीवान एक क्लर्क मान लो, या तो कई बुक्स में क्लर्क लिखा गया, और कई बुक्स में क्या लिखा गया, वहाँ के सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर थे। एक बहुत बड़ी पोस्ट थी महात्मा गांधी जी के पिता की, दीवान। तो एक वेल्दी फैमिली से ये रिलेटेड रखते थे, बहुत रिच क्लास से ये रिलेटेड रखते थे महात्मा गांधी जी। बाद में इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ रिनाउंस कर दिया, और उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में धीरे धीरे यहाँ पर इंक्लूड हुए थे। तो कैसे इंक्लूड हुए थे, अभी तो हमने बात की कि महात्मा गांधी के माता जी का नाम, पिताजी का नाम। फिर आप देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को किक मारकर बाहर निकाला जाता है एक ट्रेन के डिब्बे से। तो अभी हमने बात की कि एक दीवान थे, मतलब काफ़ी रिच फैमिली से रिलेटेड रखते थे महात्मा गांधी जी। और उनकी जो माता थी उनका नाम था पुतलीबाई, हु केम फ्रॉम द जूनागढ़। और कहाँ से थी, ये थी आपके पास जूनागढ़ से। माता जो थी वो थी जूनागढ़ से, और पिता मैंने आपको बताया पोरबंदर गुजरात से ये रिलेटेड रखते थे। और मोहनदास, इनका जो प्रॉपर मतलब बचपन में जो नाम था वो था मोहनदास। वॉज द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, सबसे छोटे थे। मतलब महात्मा गांधी जी जो थे वो आपके पास ये 4 भाई बहन थे, जिसमें से सबसे छोटे थे आपके पास कौन, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी की भी आगे कितने बेटे हुए, यहाँ पर 4 बेटे हुए, जिनमें 2 ब्रदर्स थे, एक महात्मा गांधी जी थे और एक इनकी सिस्टर थी। इनकी सिस्टर का नाम भी बहुत बार एग्जाम पे पूछा गया है, या आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि इनका जो सिस्टर का नाम था वो था रलियत बहन करके। महात्मा गांधी जी की जो बहन का नाम होता है वो होता है आपके पास रलियत बहन करके। और जब महात्मा गांधी जी की एज 13 साल की होती है, तो अपनी एज के 1 साल बड़ी, अपनी एज के 1 साल बड़ी, ठीक है, मतलब आपके पास 13 साल के तो महात्मा गांधी जी हो गए, तो 1 साल बड़े मतलब 14 ईयर की कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया के साथ क्या होती है, इनकी शादी होती है। कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया पूरा नाम है, कस्तूरबा बाई जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनके क्या होते हैं, 4 बेटे यहाँ पर इन दोनों के होते हैं। तो 13 साल के महात्मा गांधी जी थे, और 1 साल उनकी बड़ी क्या थी, उनकी वाइफ थी कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया करके। अब सबसे बड़ा यहाँ पर महात्मा गांधी जी को देखो, इंसिडेंस जो उनकी लाइफ में होता है आपके पास, वो होता है 1885 में। एक्चुअली में 1885 में होता क्या है, इनके फादर की यहाँ पर डेथ हो जाती है, और उसी साल में सेम ईयर में जो इनका जो पहला बेटा होता है उनकी भी लाइफ यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर गांधी जी के जो कपल, मतलब महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा के पास जो बाई थी, पूरा का पूरा कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया करके जो नाम था, इनके बाद में कितने बेटे होते हैं, यहाँ पर 4 बेटे यहाँ पर होते हैं। तो ये हमारे पास थी अर्ली लाइफ महात्मा गांधी जी की, मतलब उनकी फैमिली क्या रिलेटेड रखती थी।
अगर एजुकेशन की यहाँ पर बात कही जाए कि महात्मा गांधी जी ने क्या एजुकेशन ली, स्टार्टिंग से कैसे एजुकेशन ली, और महात्मा गांधी जी, देखो महात्मा गांधी जी स्कूल टाइम में एक नॉर्मल से स्टूडेंट्स थे। उनको ज़्यादा मतलब आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई अफेक्शनेट नहीं था, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा वो टिल्टेड नहीं थे, एक नॉर्मल लाइफ एक जीते थे। बट हुआ क्या देखो, उनकी एजुकेशन के अगर बारे में बात कही जाए तो गांधी जी तो देखो प्राइमरी स्कूल जो करते हैं वो अपना राजकोट में ही करते हैं, जहाँ पर उनके जो फादर थे पहले पोरबंदर में थे, बट उनके फादर क्या हुए थे, रीलोकेट हो गए थे, मतलब ट्रांसफर हो गई थी राजकोट में। तो राजकोट में ही वो अपनी स्टडी यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ही वेंट टू द अल्फ्रेड हाई स्कूल इन राजकोट एट द एज ऑफ द 11। और फिर कुछ किस स्कूल में यहाँ पर अपनी एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अल्फ्रेड हाई स्कूल जो राजकोट में होता है, वहाँ पर अपनी एजुकेशन महात्मा गांधी जी परस्यूड करते हैं। अब देखो होता क्या है, 1887 में जब महात्मा गांधी जी अपनी 18 साल की एज में होते हैं तो गांधी जी क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं हाई स्कूल से। कहाँ से? अहमदाबाद में। मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन ली महात्मा गांधी ने वो राजकोट से ली, और फिर हाई स्कूल जो किया वो कहाँ से किया? अहमदाबाद में। देन उसके बाद वो भावनगर एक कॉलेज होता है, वहाँ पर वो अपनी एडमिशन लेते हैं, बट पढ़ाई अच्छी ना होने के कारण क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी वहाँ से ड्रॉप लेते हैं। फिर देन क्या करते हैं, एक अपने पास कॉलेज ज्वाइन करते हैं बॉम्बे में। मतलब यहाँ से कहाँ से, भावनगर जो कॉलेज में पहले एडमिशन ली थी वहाँ पर मतलब पढ़ने का उतना नहीं रहता है इनका। फिर देन वो आपके पास ग्रेजुएशन के लिए कहाँ पर चले जाते हैं? बॉम्बे में। और बॉम्बे में भी वो मतलब एजुकेशन से अच्छे नहीं रहते हैं। फिर देन इनको इनके एक फैमिली फ्रेंड होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आप कहाँ पर चले जाओ, लंदन में चले जाओ, और लंदन में आपके पास बैरिस्टर की स्टडी यहाँ पर करो, वकील। उस टाइम पे जो वकील होते थे या बैरिस्टर जिनको कहते हैं, मतलब एक बहुत ही हाई एलीट क्लास का आप एक स्टडी उसको उस टाइम पे मान सकते थे। तो अपनी फैमिली भी इनकी यहाँ पर नहीं मानती है। उस टाइम पे होता क्या था, जैसे इनकी मदर भी यहाँ पर मना करती हैं कि बाहर हम स्टडी करने के लिए या लंदन में पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी जी को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि उस टाइम पे कहा जाता था कि अगर कोई 7 समुंदर पार चला गया तो बंदा वो अनटचेबल हो गया, अछूत हो गया। तो उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी कि बाहर लोगों को नहीं पढ़ने भेजा जाता था। तो महात्मा गांधी जी कुछ-कुछ बात मनवा कर यहाँ पर जाते हैं लंदन में। तो वेंट टू लंदन इन 1888, 1888 में ये चले जाते हैं और परस्यू करते हैं अपनी लॉ की पढ़ाई at University College. After completing his study, he was invited to enroll the inner temple to become the barrister. मतलब ये आपके पास वकील की ही पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर एडमिशन लेते हैं? एक इनर टेम्पल होता है लंदन में ही, वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी ये एजुकेशन यहाँ पर लेते हैं। देन 1891 में 4 साल के बाद महात्मा गांधी जी जब वापिस आते हैं तो ये देखते हैं कि उनकी माताजी की यहाँ पर क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और इससे देखो फादर की तो पहले हो चुकी थी, देन मदर की यहाँ पर डेथ होती है। उसके बाद यहाँ पर इनको बहुत दुख लगता है। अब होता क्या है कि जब ये वापिस आते हैं तो अपनी जो लॉ की जो प्रैक्टिस होती है वो राजकोट और बॉम्बे में स्टार्ट करते हैं। बट हुआ क्या कि एजुकेशन, मैंने आपको क्या बताया, महात्मा गांधी जी एजुकेशन से रिलेटेड काफी अच्छे नहीं थे। तो जब ये वापिस आते हैं राजकोट और बॉम्बे में तो अपनी लॉ की प्रैक्टिस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या मतलब अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर पाते हैं। अब होता क्या है कि महात्मा गांधी जी का एक लक फैक्टर मान लो या आप उनकी किस्मत मान लो, एक ही बात है। होता क्या है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक अब्दुल्ला करके, दादा अब्दुल्ला एक कंपनीज होती है, तो वहां पर उनका एक आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है साउथ अफ्रीका में। तो अब साउथ अफ्रीका में उनका एक बिजनेस चल रहा होता है और उस बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ उनका एक केस हो जाता है, और वहां पर दादा अब्दुल्ला कंपनी को एक वकील की जरूरत होती है, जिसमें आपके पास एक कंडीशन होती है कि ऐसा पर्सन हमें वकील चाहिए जिसको गुजराती और इंग्लिश दोनों आ सके। क्योंकि साउथ अफ्रीका वकील तो मिलने के लिए दादा अब्दुल्ला को आपके पास साउथ अफ्रीका में भी मिल जाते, बट ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा था जो गुजराती भी बोल सके और इंग्लिश भी बोल सके। तो ऐसे पर्सन मिले दादा अब्दुल्ला कंपनी को, महात्मा गांधी जी,
और महात्मा गांधी जी 1893 में जाते हैं कहां पर, डरबन में, साउथ अफ्रीका में, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। एक लक फैक्टर मान लो यहां से, या आप मान लो एक किस्मत मान लो, जो महात्मा गांधी जी यहां से स्टार्ट होती है। और इसी पॉइंट से महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, अपना फ्रीडम स्ट्रगल की यहां पर शुरुआत करते हैं। तो एक आपके पास मर्चेंट होते हैं दादा अब्दुल्ला, या एक आप मान लो रिच पर्सन, एलीट क्लास के पर्सन, यहाँ पर दादा अब्दुल्ला कंपनी यहाँ पर होती है, जो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर करती है महात्मा गांधी जी को। अब महात्मा गांधी जी का सफर स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका में, और जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जाते हैं तो होता क्या है, मैं आपको पहले ओवरव्यू यहाँ पर देता हूँ, फिर देखते हैं स्लाइड्स में क्या है। होता क्या है एक्चुअली में, वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशरों का ही राज होता था, और इंडिया में भी ब्रिटिशरों का ही राज होता था 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के अराउंड अराउंड। 1947 के बाद आज़ाद हुए, बट अभी तक महात्मा गांधी जी सिर्फ एजुकेशन ही ले रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ इंडिया में चल रहा है, बट महात्मा गांधी जी अब बिजी थे अपनी स्टडी में, और अपनी सारी की सारी स्टडी में या अपनी प्रैक्टिस में। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं एशियंस के साथ, और ये जो साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं इंडियंस लोग, अब जाते क्यों थे इंडियन लोग, क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए ब्रिटिशर लोग जबरदस्ती सेना में भर्ती करवा लेते थे, वहाँ पर काम करवाते थे। या कोई ऐसा इंडिया में ऐसा सिनेरियो चल रहा होता था कि कोई बंदा टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो साउथ अफ्रीका में खदानों में काम करवाने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करके लेके जाते थे, इंडियंस को लेके चले जाते थे, और वहाँ पे अफ्रीकन लोगों से भी मतलब उनके ऊपर कब्जा है तो काम करवाते थे, बहुत ज़्यादा परसिक्यूट करते थे। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे इंडिया में तो था ही था, बट साउथ अफ्रीका में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल पीक में था। महात्मा गांधी जी भी शिकार होते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, और वहाँ से एक थॉट डेवलप होता है महात्मा गांधी जी के माइंड में कि क्यों ना हम ब्रिटिशरों को यहाँ से हटाएं, और अपना यहाँ पर क्या करें, जो भी बातें हैं वो अपना मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है खुद चलाएं। तो सबसे पहले इंडियंस को जो दिक्कत आती है वहाँ पर, इंडियंस को जो साउथ अफ्रीका में जो वोट डालने का अधिकार है वो नहीं होता है। बस महात्मा गांधी जी इसी बात को उठाते हैं और अपना जो भी फ्रीडम स्ट्रगल है साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे महात्मा गांधी जी कई कानूनों का यहाँ पर शिकार होते हैं, महात्मा गांधी को जेल होती है, देन फिर वो इंडिया आते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं है क्या। देखो, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, 1893 में जो आपके पास मोहनदास गांधी जी जो थे विटनेस हुए एक्सट्रीम अपार्ट हेड मतलब आप मान लो जिसको हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ये क्यों शिकार होते हैं साउथ अफ्रीका में, जब दादा अब्दुल्ला, मैंने आपको बताया एक मर्चेंट थे, मतलब काफ़ी प्रॉस्पोरस पर्सन थे, काफ़ी एलीट क्लास से रिलेटेड रखते थे, कंपनी चलाते थे, तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा के देते हैं महात्मा गांधी जी को ट्रेन में, मतलब ट्रेन से आने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ट्रेन में बैठते हैं, और इनके साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, वो जाना चाहते हैं डरबन टू प्रिटोरिया, मतलब अपनी ट्रेन में बैठते हैं वो डरबन से लेकर प्रिटोरिया तक, बट बीच में एक इंसिडेंस उनके साथ होता है, उनको लात मार के या किक मार के क्या कर दिया जाता है, एक वाइट मैन, एक ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पीटर्स मार्टिसबर्ग स्टेशन में उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब पीटर्स मार्टिसबर्ग में पहले तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, आप मेरे को क्यों निकाल रहे हो, वो सारी बातें करते हैं। बट ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि आप हमारे लिए बराबर नहीं हो, आपके लिए यहाँ पर जगह नहीं है, पहले कुछ बातें होती हैं। फिर देन ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी जी को लात मार के बाहर निकालते हैं, और इस ट्रेन स्टेशन का जो नाम था वो था पीटर्स मार्टिसबर्ग करके, जो आपके पास महात्मा गांधी जो ट्रैवल कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया के बीच में। अब वहां पर इनके साथ एक और इंसिडेंस होता है, जब कुछ टाइम के बाद मतलब उसी रात में जब ये जोहानिसबर्ग जाते हैं और अपने रुकने के लिए एक रूम ढूंढते हैं होटल्स में, तो वहां पर क्या होता है, जब महात्मा गांधी जी देखते हैं कि यहाँ पर होटल में जो इंडियन लोग और आपके साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं
वहाँ पर उनको भी एडमिशन नहीं है, वहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो पूरी रात महात्मा गांधी जी बारिश में बाहर बैठे रहते हैं और ही वॉज रिफ्यूज्ड रूम इन द होटल्स। उनको किसी भी होटल में यहाँ पर रूम नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि आप ब्लैक पर्सन हो, आपको यहाँ पर कोई भी रूम नहीं है। इवन महात्मा गांधी जी पैसे मतलब फुल दे रहे थे, बट फिर भी इनको दिक्कत आती है और यही एक्सपीरियंस उनको मोटिवेट करता है स्टे इन साउथ अफ्रीका में रहने के लिए। और वो ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे के पूरे इंडियन वर्कर्स को, जितने भी इंडियन लोग वहां पर इकट्ठे हैं सबको इकट्ठा करने का काम महात्मा गांधी जी ने एट द एंड ऑफ द 1947 जब देखोगे तो महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा जो पावरफुल जो हथियार था वो था पर्सन गैदरिंग, मतलब जो लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। तो यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, जितने भी इंडियन वर्कर्स होते हैं साउथ अफ्रीका में यहाँ पर इकट्ठे करते हैं और क्या कहते हैं, फाइट फॉर देयर राइट्स, कि हमें जितने भी राइट्स हैं हम क्या करेंगे, अपने राइट्स लेके रहेंगे और आप हमारे साथ मेरे साथ राइट्स को लेकर लड़ो। देन उसके बाद सबसे पहले बात क्या होती है कि अब देखो राइट्स के लिए तभी लड़ोगे जब आमने सामने बात होगी। हम लोगों को उस टाइम पे मतलब इंडियन लोगों को और साउथ अफ्रीका के लोगों को उस टाइम पे क्या होता था कि इंग्लिश नहीं आती थी और ब्रिटिशर्स लोग सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, लोगों को यहाँ पर इंग्लिश सिखाते हैं ताकि जो भी पर्सन है वो अपनी डायरेक्ट बात कर सके किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। नहीं तो अगर बात ही नहीं होगी तो अपनी बातें कैसे कहेंगे, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर था। तो उस लैंग्वेज बैरियर को कम करने का काम किया गया सबसे पहले महात्मा गांधी जी। और जो एशियन पॉपुलेशन थी वहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कर दी गई, इंग्लिश टीचिंग यहाँ पर क्या कर दी गई, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट कर दी गई। देन एक साल के बाद 1893 में आए थे, 1894 में ये अब्दुल्ला केस यहाँ पर बंद हो जाता है और 1893 के अराउंड यहाँ पर एक महात्मा गांधी न्यूज़पेपर भी यहाँ पर निकालते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। नटाल इंडियन करके यहाँ पर कांग्रेस होती है जिनको ये इकट्ठा करते हैं और एक इंडियन कम्युनिटी को एक आपके पास क्या करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले महात्मा गांधी जी फेमस हुए थे वाइर बोर में, लोगों को इकट्ठा यहाँ पर स्टार्ट करने कर दिया। अब महात्मा गांधी का पहला ऐसा सोचना था कि अगर हम ब्रिटिशरों की हेल्प करेंगे तो क्या पता ब्रिटिशर खुश होके हमारे राइट्स हमें वापस दे देंगे। तो महात्मा गांधी जी का ऐसा कहना था और लोगों को भी ऐसे ही कहते थे कि हम ब्रिटिशरों की हेल्प करते हैं, क्या पता उनका जो मन होगा या उनका जो माइंड सेट है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बट ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे। तो देखो होता क्या है आपके पास वॉयर वॉर जब आपके पास होती है, अब ये वॉयर वॉर क्या होती है, देखो होता क्या है, जहां पर साउथ अफ्रीका है वहां पर ही आपके पास डच लोग भी रहते थे। डच लोग मतलब नीदरलैंड के लोगों को हम डच कहते हैं। तो डच लोग वहां पर एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। अब ब्रिटिशर्स लोग और नीदरलैंड के लोग आपस में यहाँ पर लड़ते हैं और जब ये लड़ाई होती है 1899 से लेकर 1902 के बीच में, तो इसी वॉर को क्या कहा गया आपके पास, वॉयर वॉर कहा गया। अब इस वॉर में क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, ब्रिटिशरों का साथ देते हैं और एक एम्बुलेंस कॉर्प्स की तरह यहाँ पर क्या करते हैं आपके पास, हेल्प करते हैं ब्रिटिशरों के, एक नर्स की तरह आपके पास काम करते हैं महात्मा गांधी जी और हेल्प करते हैं स्ट्रेचर बेयरर्स, मतलब एक स्ट्रेचर पूरा का पूरा वो ब्रिटिशर लोग जितने भी घायल होते थे उनको स्ट्रेचर में उठा के लेकर आते थे और अपना जो भी मतलब आपके पास जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होता था वहाँ पर लेके आते थे। एक्चुअली में होता क्या था कि ब्रिटिशर लोग क्या कहते थे कि इंडियन जो लोग हैं वो मतलब काम करने के लायक नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ लेबर का ही काम कर सकते हैं। तो बस उसी आपके पास माइंड सेट को चेंज करने के लिए महात्मा गांधी जी एक सबसे पहला इनिशिएट जो लेते हैं वो यही लेते हैं आपके पास कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिशरों की हेल्प करेंगे ये काम करके। तो बस होता क्या है आपके पास, द वॉयर वॉर एक्सटेंडेड ब्रिटिश कंट्रोल फ्रॉम नटाल एंड केप प्रोविंस टू इंक्लूड द ट्रांसवाल एंड ऑरेंज फ्री स्टेट। और ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी जी वॉलेंटियर करते हैं टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ द स्ट्रेचर बेयरर्स। तो स्ट्रेचर बेयरर्स का ये काम करते हैं
और द नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स क्या करते हैं, इनका नाम रखते हैं। नटाल एक जगह होती है जहां पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स उनका नाम होता है। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, ब्रिटिशरों की हेल्प करते हैं। इट कंसिस्टेड द अनडेटेड लेबर्स वाज फाउंडेड बाय द इंडियन कम्युनिटी एंड हेल्प द ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द वोंडेड ब्रिटिश सोल्जर्स। और यही मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिशर जो घायल होते थे आपके पास वॉर में, उनको क्या करते थे, ये हेल्प करते थे, हल्की फुल्की पट्टी और डॉक्टर के पास यहाँ पर पहुंचाते थे। द ब्रिटिश अब गांधी जी क्या करते हैं, थॉट दैट हेल्पिंग द ब्रिटिश फॉर एफर्ट्स वुड विन ओवर द ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट एंड लर्न सिंपैथी फॉर द प्लाइट ऑफ द इंडियंस देयर। तो मैंने आपको क्या बताया कि महात्मा गांधी जी यही सोचते थे कि सिंपैथी गेन करना, कि हम सिंपैथी गेन करेंगे और क्या पता ब्रिटिशर्स क्या कर दें, हमारी हेल्प कर दें, हमारे राइट्स हमको दे दें। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद यहाँ की जो साउथ अफ्रीका की जो क्वीन होती है, महात्मा गांधी जी और पूरे के पूरे नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स को क्या करती है, अवार्ड भी करती है। तो साउथ अफ्रीका की क्वीन के द्वारा यहाँ पर इनको आपके पास अवार्ड भी दिए गए। बट देखो यहाँ तक जब 1902 तक तो था, ये था हमारे पास वायर वॉर से रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है 1906 के अराउंड अराउंड 1-2 साल के बाद। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का मॉडरेट फेज खत्म हो जाता है। मतलब अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मॉडरेट फेज, मतलब किसी भी कैंपेन में या आपके पास कोई मूवमेंट यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया था। अभी तक महात्मा गांधी जी सिर्फ ब्रिटिश लोगों की क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। अब होता क्या है यहाँ पर, ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी जी कॉन्ट्रैक्टेड ऑन पेटिशनिंग एंड सेंडिंग द मेमोरियल टू द लेजिस्लेचर, द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन द लंदन एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी तक 1906 तक महात्मा गांधी जी सिर्फ यहाँ पर यही बात कर रहे हैं ब्रिटिशरों की हेल्प करने की। तो एक मॉडरेट फेस यहाँ पर महात्मा गांधी जी का चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात होती है 1906 के बाद, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में स्टार्ट कर देते हैं अपना सिविल डिसोबीडियंस। अब ये मूवमेंट स्टार्ट क्या होता है, महात्मा गांधी जी जहां पर ब्रिटिशरों की हेल्प कर रहे थे, एकदम अपना माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं और ब्रिटिशरों के अगेंस्ट ये क्यों होते हैं, दिखते हैं। अब देखो होता क्या है, महात्मा गांधी जी सिर्फ मॉडरेट फेस पे ही थे। अ, अब होता क्या है कि यहाँ पर ना ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, एक एक्ट लाते हैं जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। और उसमें क्या कहा जाता है कि लोगों का अंगूठा लगाया जाएगा, जो इंडियन लोग, ब्रिटिशरों का नहीं, इंडियन लोगों का एक पहचान या आधार कार्ड टाइप बनाया जाएगा, जो हर टाइम क्या किया जाएगा, इंडियंस लोग और यहाँ के जो एशियन लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, ताकि जब भी ब्रिटिशर लोग उसकी डिमांड करें तो वो अपना अपना मतलब जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा उसको दिखा सके। बट ऐसा करने से महात्मा गांधी जी यहाँ पर मना करते हैं कि हम ही ऐसा क्यों करें, अगर कर रहे हो तो सबके लिए करो। तो एक ऐसा एक्ट आता है, बस इसी एक्ट के खिलाफ यहाँ पर क्या किया जाता है, महात्मा गांधी जी इंडियन लोगों को और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करते हैं। और महात्मा गांधी जी सबसे पहले जेल में जाते हैं 1908 में। तो हुआ क्या, जब महात्मा गांधी जी का मॉडरेट मेथड फेल हो गया, यहाँ पर जब मॉडरेट मेथड फेल हुआ तो महात्मा गांधी जी अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज। और सेकंड फेज जो होता है वो होता है स्ट्रगल का। और महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि हमें मारो कूटो जेल डालो, कोई इशू नहीं है, हम तो तैयार हैं लड़ने के लिए। और यहीं पर स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या तो सत्याग्रह। अब इसी टाइम पे, इससे पहले जब महात्मा गांधी जी एक 2 सेटलमेंट्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले तो फिनॉक सेटलमेंट होता है डरबन में। ये फिनॉक सेटलमेंट क्या होता है, और एक टोल्स्टॉय फार्म होता है जोहान्सबर्ग में। ये एक इनके जो आप मान लो कि एक आश्रम, जो आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, उसी तरीके से यहाँ पर आश्रम होते हैं। और ये आश्रम क्यों होते हैं, अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पर मीटिंग्स हो सके, वहां के लोगों को खाना खिलाया जा सके। एक आश्रम थे जहां पर लोगों की हेल्प करते थे महात्मा गांधी जी, और लोगों को इकट्ठा करने का काम करते थे। तो एक आश्रम दो इन्होंने बनाए। एक फिनॉक सेटलमेंट बनाया था डरबन में 1904 के अराउंड अराउंड, और एक टोल्स्टॉय फॉर्म बनाते हैं जोहान्सबर्ग में 1910 के आसपास में। टोल्स्टॉय से ये आपके पास टोल्स्टॉय की अवधारणा पे ये बनाया हुआ था। और फॉर हेल्पिंग द नीडी एंड इनिशिएट ए कॉमन लिविंग ट्रेडिशन, तो एक आश्रम यहाँ पर बनाते हैं।
और हिज फर्स्ट नोटेबल रेजिस्टेंस वाज अगेंस्ट द लॉ पास बाय द गवर्नमेंट मेकिंग इट्स कंपल्सरी फॉर इंडियंस टू टेक आउट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको यही बताया कि एक सर्टिफिकेट, ब्रिटिशरों का एक एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि इंडियन लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लोगों को करवानी पड़ेगी, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट्स होंगे और कंपलसरी रहेगा टू कैरी ऑन द पर्सन एट ऑल टाइम। जब मर्जी ब्रिटिशर लोग क्या कर सकते हैं, वो आपके पास जो ब्रिटिशर वहां पे जो राज करते थे उनसे मांग सकते हैं। तो बस गांधी जी फॉर्म करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस, और इसी मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी जी को सबसे पहले जेल जाना पड़ता है। कहाँ पर, कब? 1908 में। तो गांधी जी एंड इज फॉलोवर जेल्ड 1908 में। महात्मा गांधी नहीं मानते हैं, बट ये होता क्या है, महात्मा गांधी बातों को नहीं मानते हैं, बट एट द एंड में होता क्या है, ब्रिटिशर लोग महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं और महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि चलो आप क्या करो, इस मूवमेंट को बंद कर दो, फिलहाल के लिए क्या कर दो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, बाद में हम इस एक्ट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कानून को बंद कर देंगे। अब इस कानून को तो बंद कर देंगे ब्रिटिशरों ने कहा, बट उन्होंने वो काम किया नहीं। एक बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गई तो ब्रिटिशरों लोगों ने कहा कि अब रजिस्ट्रेशन तो हो ही गई है, हम इस एक्ट को क्यों बंद करें। तो महात्मा गांधी जी को बाद में सुनकर ही बहुत ही बुरा लगा और इंडियन लोगों को कि हमसे जबरदस्ती वो रजिस्ट्रेशन करवा ली और बाद में एक्ट बंद हुआ नहीं। तो इसके बदले जहां महात्मा गांधी जी वहां के लोगों को इकट्ठा करते हैं और पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन जो हुए थे वो सारे के सारे वहां पर रजिस्ट्रेशन को जला देते हैं। बस इसी के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है 1908 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1908 में मैंने आपको क्या बताया, एक कैंपेन अपना चला रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन ऑफ इंडियन। अच्छा ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, बाद में छूटते हैं। अब एक और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और एक एक्ट लाते हैं ब्रिटिशर लोग। द एग्जिस्टिंग कैंपेन एक्सपेंडेड टू ब्रिटिश अगेंस्ट द न्यू लॉ टू रिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन ऑफ इंडियन बिटवीन द प्रोविंस, गांधी जी एंड अदर जेल्ड एंड सेंटेंस द हार्ड फिजिकल लेबर। तो होता क्या है, एक फिर से यहाँ पर जब ये कानून आया होता है यही रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें कहा जाता है कि बाहर से कोई लोग एंटर ना हो, तो इसी का ही पार्ट यहाँ पर महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है। 1910 में मैंने अभी आपको बताया एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम होता है टोल्स्टॉय फॉर्म, और टोल्स्टॉय फॉर्म कहाँ पर ये बनाते हैं, जोहान्सबर्ग में। और आपके पास रेडी टू द सत्याग्रह टू द हार्श कंडीशन ऑफ द प्रिजन हेंस हेल्पिंग द कीप रजिस्टिंग मूविंग फॉरवर्ड, मतलब यही है कि अपना आश्रम यहाँ पर बनाते हैं, लोगों की हेल्प वगैरह यहाँ पर करते हैं। 1911 में क्या होता है, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बने थे बाद में, साउथ अफ्रीका में विजिट करते हैं एज अ स्टेट गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो आप सभी को ही पता है कि 1911 के टाइम पे क्या हुआ था, जब कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट की गई थी दिल्ली में, तो इंडिया में लंदन का यहाँ पर राजा आया हुआ था और जिसका नाम था किंग जॉर्ज फिफ्थ करके, उसका कोरोनेशन यहाँ पर चल रहा था, शाही ताजपोशी चल रही थी। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहा गया था कि जहां जहां पर ब्रिटिशर हैं वहां वहां पर क्या किया जाए, सेलिब्रेशन किया जाए। तो अब इसी सेलिब्रेशन में ही एक स्टेट गेस्ट बनकर आए होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका में। इंडिया में तो दिल्ली में तो चल ही रहा है किंग जॉर्ज फिफ्थ का कोरोनेशन, दिल्ली दरबार जिसको कहते हैं, इतना दिल्ली सजा हुआ था उस टाइम पे। अभी G20 समिट में आपने देखा होगा कितना दिल्ली सजा हुआ था। तो ऐसा कहा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि उस टाइम पे जितना G20 है उससे कम से कम 100 टाइम्स ज्यादा दिल्ली सजाया गया था किंग जॉर्ज के वेलकम में, किंग जॉर्ज फिफ्थ करके। और इनकी वाइफ भी यहाँ पर साथ में आती है। आपके पास यहाँ पर बॉम्बिंग केस भी होता है 1911 के टाइम पे, वो बाद की बात है मॉडर्न हिस्ट्री की, बट फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर कोरोनेशन हो रहा होता है और इसका ही एक फंक्शन चल रहा था साउथ अफ्रीका में। तो गोपाल कृष्ण गोखले को वहाँ पर आते हैं एक स्टेट गेस्ट बन के, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी यहाँ पर मिलते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ब्रिटिशरों के द्वारा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्टिज्म, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो ज़रूरत है वो आपके पास साउथ अफ्रीका में तो है ही है, साथ में इंडिया में भी है। तो महात्मा गांधी यहाँ पर अपने माइंड्स में एक चेंजेस लाते हैं और वो इंडिया की तरफ यहाँ पर सोचते हैं।
अब 1913 में क्या होता है, इधर सत्याग्रह ये जो चल रहे होते हैं महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में, ये कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहे होते हैं। एक यहाँ पर 1913 के अराउंड अराउंड एक ब्रिटिशर लोग क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो भी पर्सन अगर क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन रिलीजन के साथ, मतलब या क्रिश्चियन जो धर्म होता है उसके अकॉर्डिंग अगर शादी नहीं करेगा तो उसकी शादी या उसकी मैरिज को क्या नहीं किया जाएगा, रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, कानूनी उसको जो मान्यताएं मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, मतलब शादी हम उसको मानेंगे नहीं। एक साउथ अफ्रीका में एक यहाँ पर कानून पास करते हैं ब्रिटिशर, बस इसी को ही लेकर यहाँ पर देखो, अगर कोई इंडियन वहां पर शादी कर रहा है तो उसकी शादी को एक मान लो आप एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था अगर आप क्रिश्चियनिटी से शादी नहीं करते या क्रिश्चियन धर्म से अगर आप इसी के अकॉर्डिंग शादी नहीं करते हैं तो सत्याग्रह कंटिन्यू होता है अगेंस्ट द वेरियस ऑपरेसिव लॉ ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट, जो धीरे धीरे जो उस टाइम पे ब्रिटिशर जो लॉ वगैरह लाते थे, और द मूवमेंट अगेंस्ट द लॉ इनवैलिडेटिंग द मैरिज, वो इनवैलिडेट कर दे रहे थे मैरिज को, नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन राइट्स, ब्रॉट आउट मैनी इंडियन वुमेन ऑन टू दिस मूवमेंट। और यही जो मूवमेंट था वो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठे करने में भी काम आया। मतलब होता क्या था, मैंने आपको बताया कि जो पर्सन अगर क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर रहा है तो वो शादी वैलिड ही नहीं है, और ये कानून पास किया गया था ब्रिटिशरों के द्वारा 1913 में। और ये भी यहाँ पर एक मूवमेंट इसके खिलाफ लड़ते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं एक अपना फाइनल मास मूवमेंट ब्रिटिशरों के खिलाफ, इसी ही लॉ के खिलाफ, जिसमें 2000 मैन वुमेन और चिल्ड्रन को इकट्ठा करते हैं, और दे वर जेल्ड एंड फोर्स्ड इनटू द मिजरेबल कंडीशन एंड हार्ड लेबर। दिस कॉल्ड द होल इंडियन कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका टू राइज ऑन अ स्ट्राइक। तो ये मैंने आपको बताया कि इस कानून के खिलाफ यहाँ पर महात्मा गांधी लोगों को इकट्ठा करते हैं, 2000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, और जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर ये मूवमेंट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी यहाँ पर काम करते हैं। तो इन इंडिया में क्या होता है, गोपाल कृष्ण गोखले काम कर रहे होते हैं इंडिया में, और अवेयर करते हैं ये सिचुएशन, अवेयर ऑफ द सिचुएशन इन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा है। और उस टाइम पे वाइस राय जो होता था इंडिया में वो होता था लॉर्ड हैडिंज, और गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं लॉर्ड हैडिंज के पास और वो कहते हैं कि देखो साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा है और क्या क्या इशू आ रहे हैं इंडियंस के साथ। तो बस ये लॉर्ड हैडिंज यहाँ पर मिलता है महात्मा गांधी जी के साथ और पूरा का पूरा इंक्वायरी करता है एट्रोसिटीज की कि क्या क्या दिक्कत यहाँ पर इंडियंस को आ रही है। तो एक नेगोशिएशन होती है, गांधी जी, वाइसराय हैडिंज, मैंने आपको बताया लॉर्ड हैडिंज इस टाइम पे इंडिया का वाइसराय है, जो कोरोनेशन के टाइम पे जो वाइसराय बना था या कोरोनेशन जब हुआ था किंग जॉर्ज फिफ्थ का, उसी के टाइम पे आया था। और एक पर्सन था CR एंड्रू, क्रिश्चियन मिशनरी एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है, इंडियन की हेल्प करता था। और एक जर्नल था साउथ अफ्रीका का स्मट्स। ये आपस में बैठते हैं और इंडियन लोगों की यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जाता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद इंडिया में महात्मा गांधी जी मूव होते हैं। होते क्यों हैं, क्योंकि जो राइट टू वोट जब महात्मा गांधी ने मांगा था तो वहाँ के लोगों को आपके पास जो वोट डालने का अधिकार था वो मिल गया था और सारे के सारे मूवमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो गए थे, जितनी भी बातें हुई थी। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापिस आते हैं और 9 जनवरी को ही हम 9 जनवरी को NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। तो उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो आपको मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, महात्मा गांधी की अर्ली लाइफस्टाइल समझ आया होगा क्या था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।